Hello, myself Dipti Rangnani. Today we will deals with quantum mechanics, and in this chapter today we will study Bohr model of hydrogen atom, हाइड्रोजन का बोर प्रतिरूप। सन 1913 में नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल का एक संशोधित और विस्तृत रूप प्रस्तुत किया। बोर ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया, जिसके अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण निरंतर क्रम में नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है, और इन पैकेट्स को क्वांटम कहते हैं, और एक क्वांटम की एनर्जी E=h के बराबर होती है। बोर के परमाणु प्रतिरूप में कुछ धारणाएं थी, जो कि इस प्रकार हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते समय विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कारण उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इन कक्षकों को स्थायी कक्ष बोर ने कहा, और इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के मध्य वैद्युत आकर्षण बल, और दूसरा बाहर की तरफ अपकेंद्रण बल। ये दोनों बल एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। इक्वेशन जैसा कि दिखाई गई है, mvr=nh/2π। स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, जो कि E=hν के बराबर होती है, और इन्हें ऊर्जा तल कहते हैं। यदि परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु उत्तेजित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न तल से उच्च तल में प्रत्युन्नत हो जाता है, और इस समय एनर्जी का जो गैप होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा ई से। डेल्टा ई E=E2 - E1। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर प्रतिरूप का उपयोग। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। हाइड्रोजन का यह अकेला इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल kZe²/r², और दूसरा अपकेंद्रण बल जो कि mv²/r होता है। उपयुक्त दोनों प्रकार के जो बल हैं वो परस्पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, और यदि इनका मान समान हो जाए तो एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। इलेक्ट्रॉन अपने स्थिति पर घूमता रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन को kZe²/r²=mv²/r, और अगर इसको रीअरेंज करें और इसमें हम सब्सटीट्यूट करें वैल्यू mvr=nh/2π की, तो r की जो वैल्यू है हमें प्राप्त होगी n²h²4π²me²z, और जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं n²/z × a0, जहाँ पर a0 एक कांस्टेंट है जो कि h²/4π²me² के बराबर होता है। और CGS इकाई में अगर हम h और पाई m और e के वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो r की वैल्यू प्राप्त होती है फाइनली 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, जहाँ z=1 है और n=1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो r=0.529 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। तो किसी भी परमाणु के लिए n का जो मान है बढ़ने से उनकी त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कक्षों में विद्यमान जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को हम किस तरह से परिकलित कर सकते हैं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो दो ऊर्जाओं का योग होती है, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी -Ze²/r है और काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है। तो इन दोनों में अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें r की, तो हमें E की इक्वेशन प्राप्त होगी -2π²me4z²/n²h², और इसको हम अगर कॉन्स्टेंट्स को एक ब्रैकेट में अलग से लिखते हैं तो एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू -1/n²। और अगर किसी भी परमाणु के लिए n का मान बढ़ने पर उसकी ऊर्जा के ऋणात्मक मान में कमी आती है। जब n=∞ तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा का मान 0 होगा। 0 का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ नहीं है। और बोर के अनुसार डेल्टा E=En2 - En1, तो डेल्टा E होगा 2π²me4z²/h² 1/n1² - 1/n2²।
इसके लिए हम लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू बार इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन सी एच इक्वल टू 2π² me4/h³ 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको हम रिडवर्क कांस्टेंट कहते हैं आर एच, और आर एच इज इक्वल्स टू होगा 2π² me4/ch³ और यहाँ हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 109737 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली की संकल्पना। हम जानते हैं कि प्रकाश की तरंग और कण दोनों रूप में द्वैतीय प्रकृति होती है, क्योंकि प्रकाश की जो अनेक परिघटनाएं होती हैं जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और पोलरिज्म, ये सभी जो है वो तरंग सिद्धांत पर आधारित हैं। परंतु कुछ अन्य परिघटनाएं जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम, रमन इफेक्ट, इन सभी गुणों की व्याख्या तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते। इनका स्पष्टीकरण प्रकाश के कण स्वरूप को मानकर संभव है। अतः इन घटनाओं की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। प्रकाश की द्वैती प्रकृति को देखते हुए वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने यह विचार रखा कि उचित अवस्था में सूक्ष्म द्रव्य कण जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि भी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। अतः द्वैती प्रकृति केवल प्रकाश में ही होती है, वरन सूक्ष्म कणों में भी यह पाई जाती है। तो इस प्रकार तरंगों को जो द्रव्य कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबंध होती है, द्रव्य तरंगे, मैटर वेव्स या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। डी ब्रोगली की परिकल्पना तरंग यांत्रिकी के ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि है। यह वह विज्ञान है जो कि परमाणुीय और अपरमाणुीय कणों की गति को तरंग रूप में वर्णित करता है। और इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं E = hν। यदि विकिरण की आवृत्ति न्यू है, तरंगीय प्रकृति के अनुसार इसकी एनर्जी E है तो E = hν होगा। और जब विकिरण को कण के रूप में माना जाता है तो उसकी ऊर्जा आइंस्टीन समीकरण के द्वारा दी जा सकती है। इसको हम कह सकते हैं E = mc², जहाँ पर m फोटोन का द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो hν = mc² के बराबर हो जाएगा। mc = hν/c होगा, mc = h/λ होगा। और लैम्डा अगर हम कैलकुलेट करें तो लैम्डा = h/mc, या फिर इसको हम लिख सकते हैं h/p। या इस c की जगह अगर हम प्रकाश के वेग की जगह अगर m सहती वाला कण जिसकी गति v है तो उसके लिए हम संलग्नित तरंगदैर्घ्य लिख सकते हैं। लैम्डा = h/mv = h/p। तो किसी भी गतिमान कण का जो संवेग है उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो इक्वेशन लिखी है P = h/λ, किसी भी गतिशील कण के लिए उसकी संहति, गति और संलग्नित तरंगदैर्घ्य में संबंध दर्शाती है और यह डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाती है। और इस समीकरण से स्पष्ट है कि कण की संहति और वेग जितना ज़्यादा होगा उससे संबंध तरंगदैर्घ्य उतनी ही कम होगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि स्थूल आकार के कणों के बड़े पदार्थ जिनका दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं उनकी गति के साथ तरंगदैर्घ्य जुड़ी रहती हैं, परंतु संहति अधिक होने से उसका मान कम होता है और उसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने हाइड्रोजन की बोर प्रतिरूप और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का अध्ययन किया। थैंक यू।